हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज शमशेर अली और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बिहार बोर्ड 2016 के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो बना रखा है जिसमें लगभग 14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हमने उसमें सॉल्व किए हैं। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें सॉल्व किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट मौजूद है, बहुत सारे प्लेलिस्ट मौजूद है, सॉलिड स्टेट का, फिर नेम रिएक्शन का, फिर क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का जो 2009 से 2016 तक अभी तक मौजूद होगा। ये जर्नी 2020 तक चलेगी और पूरा क्वेश्चन पेपर का हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव का, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम 15 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे क्योंकि 14 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था पिछले वीडियो में और अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला सवाल है आपका, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम बोरेट और ये नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपको बताना है कि रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम कह सकते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बोरेक्स? तो देखिए केमिकल नेम आपको जानने के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला बखूबी मालूम होना चाहिए। तो बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, ये बोरेक्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये बोरेक्स का केमिकल फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं कि भाई वाकई इस बोरेक्स के केमिकल फॉर्मूला का नेम क्या है, मतलब केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए इसको कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कहते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट या इसी को कहते हैं डाइसोडियम। क्या कहते हैं? डाइसोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट ये कहते हैं। अब ऑप्शन हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि वाकई ऑप्शन में ये नाम है या ये नाम है या नहीं है। देखिए कह रहा है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट नहीं लिखा है। कोई बात नहीं है भाई, हम लोग जानते हैं कि भाई इसका केमिकल फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O होता है, तो लिखेंगे जो केमिकल नेम होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि सोडियम टेट्राबोरेट यहां लिखा गया है और बोरेक्स का रासायनिक जो नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट होता है। डेकाहाइड्रेट ये नहीं लिखा है तो क्या करें? यही बिहार बोर्ड में कमी है भाई। बिहार बोर्ड का जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो कभी भी ना वो फिर से जांच करने के लिए किसी भी एडुकेटर को, टीचर को देता नहीं है। और ये लोग ना बड़े केवल जेब भरने के चक्कर में रहते हैं। कैसे भी मेरा जेब भरा होना चाहिए, बस स्टूडेंट भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। यही कमी है अपने बिहार में। तो पहला ऑप्शन सही है सोडियम टेट्राबोरेट। यहाँ हम ही अपने हिसाब से डेकाहाइड्रेट जोड़ सकते हैं, डेकाहाइड्रेट यहाँ जोड़ सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो चलिए आपका पहला ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल है आपका, लेकिन 16 नंबर सवाल पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि आपको बेनिफिट हो सके। अगर कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, यानी इसका जो भी कैलकुलेशन हम कराएंगे वो अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि इससे आपको ही नुकसान है ना। तो चलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और हमें विश्वास भी है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, यानी कि बोरॉन एक मेटलवाइड है यानी उपधातु है।
किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है भाई? ऑप्शन है एल्यूमिनियम से, कार्बन से, सिलिकॉन से, टीन से। किसके साथ? अंग्रेजी में कह सकते हैं कि बोरॉन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो देखिए, बोरॉन एक मेटलवाइड है यानी कि उपधातु है, और यह केवल और केवल उपधातु यानी मेटलवाइड के साथ ही डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। तो इसलिए बोरॉन हमेशा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सब से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सब से क्या करता है, सेलेनियम, इन सब से डायगोनल रिलेशन दर्शाता है। अब ये डायगोनल होता क्या है? डायगोनल का मतलब हिंदी में विकर्ण कहते हैं। अगर ये एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, तो इसके दो पॉइंट को अगर मिला दे तो बीच वाला जो लाइन होता है ये डायगोनल कहलाता है। उसी तरीके से अगर ये बोरॉन का बॉक्स है, ये सिलिकॉन का बॉक्स है, तो जरा देखिए, ये सिलिकॉन का अगर बॉक्स है तो बोरॉन और सिलिकॉन के बीच से जो लाइन गुजरेगी, जर्मेनियम के बीच से जो लाइन गुजरेगी, है ना, इन लाइंस को एक दूसरे से अगर ये टच कर रहे हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, आर्सेनिक हो, सेलेनियम हो, कुछ भी, मतलब मेटलवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम डायगोनल रिलेशन यानी कि विकर्ण संबंध दर्शा रहे हैं। तो ऑप्शन जरा चेक करते हैं हम। तो ये है एल्यूमिनियम, तो कभी भी उपधातु ही उपधातु के साथ विकर्ण संबंध दर्शाएगा, और एल्यूमिनियम धातु है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन अधातु है यानी नॉन मेटल है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन, और देखिए ऑप्शन में आपके पास सिलिकॉन मौजूद है, कैलकुलेशन जो हमने किया, डिटर्मिनेशन हमने जो किया उसमें भी सिलिकॉन मौजूद है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। और टीन, एशियन यानी कि एस्टेनम एक मेटल है, नहीं होगा। तो इसके हिसाब से सिलिकॉन आपका सही आंसर होगा, और हम कह सकते हैं कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इन सब के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए 17 नंबर सवाल है आपका, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। कौन अच्छा चालक है भाई? मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कौन कंडक्टर है? चेक करते हैं। कह रहा एंथ्रासाइट कोक यानी एंथ्रासाइट कोयला, आप कोक या कोयला भी कह सकते हो। नेक्स्ट है हीरा, उसके बाद है ग्रेफाइट, और उसके बाद है चारकोल। तो देखिए सबका केमिकल फॉर्मूला और सिंबॉलिकली अगर लिखें सांकेतिक रूप से, तो ये सी है, हीरा भी सी, ग्रेफाइट भी सी यानी चारकोल भी सी, सबका सिंबल सी यानी कार्बन, क्योंकि ये सब के सब कार्बन के फॉर्म है, कार्बन के अपरूप कह सकते हैं आप, रूप कह सकते हैं आप। अब देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक वही ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन सही होगा, मतलब उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक वही होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता हो। तो एंथ्रासाइट कोक में तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता भाई साहब, इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन नहीं होगा। हीरा में भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक मतलब 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। चारकोल तो बिल्कुल नहीं होगा, चारकोल का मतलब लकड़ी वाला कोयला, ठीक है। तो देखिए ग्रेफाइट इसका सही आंसर होगा, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक इन 4 ऑप्शंस में से ग्रेफाइट होगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित अपरूपों में
कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। देखो, एक तो जैसा क्वेश्चन बैंक में है ना वैसे ही हमने लिखा है। एक तो कह रहा है सर्वाधिक, उसके बाद कह रहा है अधिकतम। सर्वाधिक अधिकतम मतलब तो वही हुआ। तो ये है बिहार बोर्ड। देखते जाना, इनका लीला बहुत है। देखते हैं, सीधा सवाल आपसे कहते हैं कि इनको छोड़ते हैं और सीधा सवाल आपको समझाते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शंस दिए गए, कास्ट चारकोल में, कोकोनेट चारकोल में, ग्रेफाइट में, और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत किसमें पाया जाता है, यह सीधा सवाल है आपका। तो देखिए, कास्ट चारकोल यानी कि लकड़ी का चारकोल जो होता है, क्या इसमें ज्यादा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है? कोकोनेट चारकोल यानी कि जो कोकोनेट होता है, नारियल होता है, उसका जो ऊपरी छल्ला होता है उसको अगर थोड़ा जलाया जाए तो उसका अगर चारकोल बनाया जाए तो क्या उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी या ग्रेफाइट में ज्यादा होगी? तो देखिए, ग्रेफाइट में इन 4 ऑप्शंस में से ग्रेफाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए ये सी ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर हो गई? यानी ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। तो चलिए 18 के बाद अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल है आपका, हीरे में कार्बन का संकरण यानी कि हीरे में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निम्न में से क्या होगा? देखते हैं, ऑप्शन है sp3, sp2, sp, dsp2। तो देखिए, हीरा जो है ना ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला होता है और इसमें एक कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं। तो हम जनरल अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो एक कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं और 4 सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन के पास मौजूद हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है। कैसा होता है? sp3 होता है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कार्बनिक संकरण का पूरा फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन विवो केमिस्ट्री या हाइब्रिडाइजेशन शमशेर अली सर्च करिएगा, आपको वीडियो मिलेगा और काफ़ी अच्छे से उसका नोट्स अगर बना लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई भी अगर क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से देगा तो आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो रहा है, sp3 हो रहा है। तो ऑप्शन में जरा चेक करते हैं, पहला ऑप्शन sp3, फिर sp2, फिर sp, फिर dsp2। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, कार्बनिक यौगिक में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित होना चाहिए, क्या उपस्थित होना चाहिए भाई? देखते हैं, कह रहा ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए कि कार्बन उपस्थित होना चाहिए कि हाइड्रोजन कि नाइट्रोजन। तो जरा सुनिए, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो मतलब कार्बनिक यौगिक हो तो उसमें एक कॉमन एलिमेंट कार्बन तो जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन। कार्बन के बाद हाइड्रोजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, सोडियम मौजूद होता है, सल्फर मौजूद होता है। तो इस तरीके से अगर कॉमन एलिमेंट की बात करें, कॉमन तत्वों की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमेशा मौजूद होता है। ऑप्शन जरा चेक करते, ऑक्सीजन, कार्बन, तो बी ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, श्रृंखलन गुण यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किस में होता है? फॉस्फोरस में, कार्बन में, सल्फर में कि जिंक में? तो देखिए, जब श्रृंखलन गुण की बात होगी यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात होगी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में, उससे कम सिलिकॉन में और उससे कम बोरॉन में पाया जाता है।
सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी यानी श्रृंखलन गुण कार्बन में पाया जाता है। इसी गुण के कारण मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगभग आप कह सकते हो कि 10 लाख से भी ज्यादा इसके आप कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। उससे ज्यादा की अगर उससे कम की बात करें तो सिलिकॉन, और उससे कम बोरॉन। सिलिकॉन लगभग 14 से 20 तक अपना लिंकेज बनाता है, और बोरॉन की बात करें तो 5 से 7 एलिमेंट तक अपना लिंकेज बनाता है यानी बॉन्ड बनाता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर रिएजेंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन लवर रिएजेंट, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन लवर रिएजेंट कहते हैं। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन लवर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, अष्टक कंप्लीट नहीं होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी वही उससे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। तो अब जरा देखिए ऑप्शन में है आपका BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, NH3 यानी अमोनिया, H2 यानी वाटर, और नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। 3 सबका पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले BF3 का देखते हैं, पहला सॉल्यूशन BF3। अब देखिए बोरॉन जो है, बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5 यानी एटॉमिक नंबर 5। 2,3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। और फ्लोरीन के एटम है 3, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसे होगा, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। क्लियर हो गया? इसके पास जरा देखिए ये 1, 2 और ये 3 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और बॉन्डिंग में वो भी भाग ले लिए हैं। और फ्लोरीन का अगर चेक करें तो अब 3 दूना 6, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? अपने 3, फ्लोरीन के 3, यानी टोटल हो गए 6। मतलब बोरॉन अगर कंपाउंड का निर्माण किया है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन के साथ कंपाउंड का निर्माण किया, जबकि इसको कितना चाहिए था? 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए भाई? 8 चाहिए, लेकिन है नहीं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जरा देखिए दूसरे की बात करते हैं, अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो 2,5 लिखेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग में आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और बचे हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3 इसके यहां इस्तेमाल हुए हैं, हाइड्रोजन के 1 इस्तेमाल हुए हैं, तो 3 दूना 6 हो गए, और लोन पेयर में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो जरा देखिए पेयर में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 दूना 6, 6 2 8, यहां ऑक्टेट कंप्लीट है। H2O में भी सेम कंडीशन आएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका परमाणु संख्या होता है 8, एटॉमिक नंबर 8, और इसके पास ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, और ऑक्सीजन की जब चेक करते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के 1 यानी 2, ऑक्सीजन का 2 4, और 2 लोन पेयर में, मतलब 4 और 4 8। तो यहां भी ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट है, यहां भी नाइट्रोजन का कंप्लीट है। तो कभी भी ये इलेक्ट्रॉन मतलब लवर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन हेटर है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हेटर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटर। और जबकि ये बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन लवर है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। तो इसलिए BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही
रिएजेंट होगा। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन हेटर की बात हो तो क्या कहेंगे, NH3H2। जो इलेक्ट्रॉन हेटर होता है मतलब जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बॉन्डिंग के बाद भी अगर लोन पेयर पाए जाए, उनको हम लोग बेस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम लोग, पहले आप इसको लिख लीजिए, स्ट्रक्चर भी बना लीजिए सबका, और फिर अब हम लोग 23 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है आपका, अल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? तो जरा देखिए, यह है अल्कीन का पहला मेंबर इथीन। अगर इससे रिएक्शन कराने जाते हैं तो पहले तो इसके पास डबल बॉन्ड मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये कभी देगा नहीं। ऑप्शन में क्या है भाई, पहले देख लेते हैं। योगात्मक है यानी एडिशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है दोनों, मतलब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन, योगात्मक और प्रतिस्थापन, और नॉन ऑफ दिस मतलब कोई नहीं। तो देखिए अल्कीन ना हमेशा एडिशन रिएक्शन देने की कोशिश करता है। एडिशन रिएक्शन जैसे अगर हाइड्रोजन से केवल रिएक्शन करा लें प्लैटिनम या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये अल्केन बनाता है, मतलब इथीन से इथेन बनाता है। ये हो गया आपका इथीन और ये इथेन हो गया। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। साथ ही अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें तो ये अगर अल्कीन हुआ और इसका रिएक्शन अगर मान के चलिए HBr से करा दिए, वो भी किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों रूल पढ़ा होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में या 12th क्लास की केमिस्ट्री में। हेलोल्केन हेलोइरिन में भी थोड़ा सा इसका चर्चा करना है, नहीं तो आपको 11th क्लास हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन HBr से रिएक्शन करता है, तो मार्कोनिकॉफ कहता है, पहले तो मार्कोनिकॉफ रूल, उसके बाद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हमेशा हाइड्रोजन उस हिस्से से जाकर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की मात्रा पहले से ही क्या हो, कम हो, पहले से कम हो। अब यहां देखेंगे भाई CH2 दोनों में तो हाइड्रोजन सेम है, तो आपकी मर्जी जहां लगा लो। हाइड्रोजन अगर यहां लगा देते हैं और ब्रोमीन को यहां लगा देते हैं, ब्रोमीन कहता है कि वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो सेम दोनों के पास तो सेम है, तो क्या कहेंगे CH3 और फिर CH2 और फिर Br, मतलब CH2 पहले था, अब एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ा है, जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ब्रोमीन आकर के यहां जुड़ा, तो अब इथीन से क्या बना, ब्रोमो इथेन। क्या बना, ब्रोमो इथेन। नाम क्या होता है इसका, ब्रोमो इथेन। बात क्लियर हो गई। तो हमेशा देखिए एडिशन रिएक्शन हो रहा है यानी योगात्मक अभिक्रिया हो रहा है, तो अल्कीन हमेशा योगात्मक अभिक्रिया देता है यानी एडिशन रिएक्शन देता है। चलिए अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध यानी कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जरा, सिंगल का पूछे लेकिन डबल ट्रिपल सबका बता देते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। इन सबका अगर आपसे लंबाई पूछे तो देखिए इसका लंबाई होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। क्लियर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पूछे तो कहिएगा 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड का पूछे तो कहिएगा 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर। और साथ ही साथ अगर कार्बन हाइड्रोजन का आपसे पूछ दे तो इस हाइड्रोजन का होता है 1.10 एंगस्ट्रॉम यानी कि 110 पिकोमीटर। कभी कभी किताब 109 पिकोमीटर भी लिख देता है।
अब देखिए एक सवाल के लिए हमने 4 सवाल आपको बताए। अब पूछ रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध, तो ये है एकल बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। ऑप्शन में दिया है 1.54 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद है 1.20। अल्कीन का पूछता माने डबल बॉन्ड वाला पूछता तो ये हो जाता, किधर है 1.34। ट्रिपल वाला ये, सिंगल वाला ये। ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर हो गई? फिर से रिपीट करिए। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड 134 एंगस्ट्रॉम या 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर। और ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर। और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है 110 पिकोमीटर, जिसको एनसीईआरटी 109 भी लिख देता है। चलिए इसके हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है आपका, कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है, यानी कि अगर ऑर्गेनिक सॉलिड हो तो उसके प्योर होने का क्या लक्षण हो सकता है। ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, विशिष्ट घनत्व, स्पेशल डेंसिटी कह सकते हैं या स्पेसिफिक डेंसिटी कह सकते हैं इसको, और नॉन ऑफ दिस यानी कोई नहीं। तो देखिए कोई भी ऑर्गेनिक सॉलिड हो, मतलब कार्बनिक ठोस हो, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ही उसके प्यूरिटी की जांच की जाती है। या अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की अगर बात होती, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ये भी एक पैमाना है। अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देता और मेल्टिंग पॉइंट देता तो हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ही टिक लगाते, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस को टिक लगाते। लेकिन यहाँ तो केवल मेल्टिंग पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं अगर ये केवल मौजूद रहे तो इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट से किसी भी ऑर्गेनिक सॉलिड कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जांच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल है आपका, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है भाई? मैग्नीशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। तो देखिए समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। तो ये लैमिनेरिया जाति के छोटे छोटे पौधों में भी पाया जाता है और साथ ही ये सोडियम के साथ भी मौजूद होता है कंबाइंड स्टेट में, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब आपको बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आए हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि इस चैनल पे क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बखूबी अच्छे तरीके से, केवल टिक लगाने वाला नहीं, सॉल्व करके अच्छे तरीके से चल रहा है। इससे आपकी भी इज्जत बढ़ेगी और दोस्त समझेंगे कि हाँ कोई काम के लायक मेरे को वीडियो इसने शेयर किया है। तो चलिए अब हम इसमें लास्ट 28वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल और G का मतलब गैस, इसमें मुख्य रूप में क्या होता है भाई? देखिए कह रहा मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखिए प्राकृतिक गैस जितने होते हैं ना वो सब के सब लाइट वेट होते हैं, मतलब लाइट वेट यानी कि हल्के गैस होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हल्का मीथेन है। क्या है? मीथेन है। तो इसलिए मीथेन इसका सही आंसर होगा, यानी CNG में यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्य रूप से लगभग 80% मीथेन पाया जाता है। तो चलिए ये आपका रहा पूरा वीडियो और अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करिए आपको कैसा लगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फिर से एक बार कहते हैं कि आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 के वीडियो के साथ, यानी 2017 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।